दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। और पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। और जितने मतलब वीडियो बनते हैं, बहुत सारे जो हमारे साथ के हैं वीडियो बनाते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, हमने भी कुछ कहा। और उन सब चीज़ों की बात क्या है, सभी तरह के लोगों के अलग अलग कमेंट आते हैं। मैक्सिमम बच्चों के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, आपने जो एग्ज़ाम दिया होता है, और एग्ज़ाम में क्या हो, कई बार आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। और मैक्सिमम ऐसे होता ही है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एंड मोमेंट में तैयारी करते हैं, तो इसलिए क्या है, ये गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अगर आप फोकस करके पीसीएस 2026 को फोकस करो अभी से, और इन्हीं दिनों में, यानी मैक्सिमम 1 साल आपके पास है, इन्हीं दिनों में एग्ज़ाम होगा 2026 का, और हो सकता है जल्दी हो जाए, मतलब मार्च अप्रैल में ही हो जाए एग्ज़ाम, अप्रैल मई में। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं अभी से, ठीक है ना। मतलब आपके पास, अगर आप नॉर्मल देखें तो आपके पास 8 से 9 महीने, यानी कि अगर आपको पीसीएस 2026 को टारगेट करना है तो आपके पास 9 मंथ है, ठीक है। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं अभी से, तो आपको वो सब दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हर किसी को दुख होता है कि मेरा ये नंबर कट गया, वो नंबर कट गया, तो हम ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से समझते हैं। और इन सब चीज़ों में किसी से कोई बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, आप जो करके आ गए उसमें आप आपको चेंज नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। उसके अलावा अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रयास के साथ, जो हमारा अभी 27 को एग्ज़ाम है, तो मुझे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा है। ख़ासकर ये किस चीज़ का है, जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें, एडीजे ऑफ़िस का, ठीक है। 27 तारीख को एग्ज़ाम है, 27 जुलाई को एग्ज़ाम है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये इससे पहले 2022 में एडीजे का ऑफ़िस का जो पेपर हुआ था, ये हुआ था 27/3/2022 को, ठीक है, 2022 में। लेकिन वो भी इसके 27 तीसरे महीने हुआ है, और ये हमारा क्या 7वें महीने में हो रहा है, लेकिन डेट लगभग सेम है। तो पिछली बार जो एडीजे का आरओ आया था, ठीक है ना, उस वाले में भी सिलेबस लगभग सेम ही था जिसमें लिखा हुआ है। और मैं आपको इसमें क्या है, बेसिकली जो ये 2 सेक्शन है इसमें, ठीक है, एज एन एडवोकेट में आपको क्या है, ये 2 सेक्शन इसमें, एक लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री, इस वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा, ये बेसिकली पहले उस सेक्शन के लिए है जो क्या है, इससे पहले मतलब पेपरों में आ चुका है, यानी जो आयोग ने पहले दिया है, उन वर्ड्स को मैं आपको इसमें लिख के मतलब आपको इसमें बताऊँगा उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी, क्योंकि इसमें जो ग्लॉसरी है, ये जो लीगल ग्लॉसरी है, ये बहुत बड़ी है। आप ये नहीं बोल सकते हम 1 वीडियो और 2 वीडियो में कवर अप कर देंगे। बस ये है कि जैसे यूपी पीसीएस में एपीओ का एग्ज़ाम होता है, और वहाँ पर भी एडीजे ऑफिसर एग्ज़ाम होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, तो वहाँ से हम क्या है, उन सारे वर्ड्स को जो पूछे गए हैं, उन सबको वहाँ से उठा के क्या है, पढ़ सकते हैं, और कुछ एडिशनल 15 से 20 कर सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम देखा जाए, तो इसमें अगर हमने 60-70 वर्ड भी एक बार देख लिए या कर लिए या थोड़ा समझ लिया उनको याद करने का, तो आराम से हम इस सेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या है, एआरओ एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड हाई कोर्ट का, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के एआरओ एग्ज़ाम ये 2018 में हुआ था, ठीक है। तो 2018 के इस एग्ज़ाम में जो लगभग इसमें जो लीगल ग्लॉसरी से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी संख्या लगभग 18 से 20 थी, ठीक है ना। आप पेपर चेक कर सकते हैं, आयोग की साइड में पड़ा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चन थे। और पिछली बार जो एडीजे ऑफिस में ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इसमें जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे बस, ठीक है ना। उसने ज़्यादातर उसमें अन्य चीज़ें पूछ ली थी उसमें, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गई थी उसमें। लेकिन इस बार अब देखो, इस बार हम लीगल ग्लॉसरी या लीगल हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते। अब हो सकता है इस बार वो 20 क्वेश्चन दे दे, तब क्या करोगे, तो एकदम से चीज़ें अप डाउन हो जाएंगी, क्योंकि जो लॉ वाले बच्चे हैं, जिनका लॉ ग्रेजुएट है, जो जिन्होंने एलएलबी किया है, वो उसको आराम से कर ही लेते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं उनकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत कम है, लेकिन ये है कि अगर आपने फॉर्म भरा है, तो 1-2 वीडियो से अगर आपका काम बन सकता है, तो क्या है, आपको बेनिफिट रहेगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेन आती है, ठीक है, लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें जो पहला शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होता है इम्पॉर्टेंट लीगल ग्लॉसरी। इसमें जो पहला वर्ड है, उसका जो सीधा सीधा मीनिंग आप देख ही रहे हो इसमें, पहले इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको जो लीगल हिस्ट्री वाला सेक्शन है, लीगल हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको क्या है, बेसिकली एक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जो 1773 से लेके आगे तक के एक्ट होते हैं, उन एक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1793 का
ये फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आता है 1793 का था, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो इस तरह के जो एक्ट आते हैं वहाँ से जो बेसिक अंदर के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं इनमें। तो इनकी संख्या भी लगभग 10 से 12 या 15 होती है। मतलब 200 नंबर का पेपर है तो आप समझ सकते हो कुल मिला के आपका जो 40 नंबर का है वो क्या है, 40 से 35 से 40 नंबर का लीगल ग्लॉसरी या लीगल हिस्ट्री से रहेगा 200 में से। यानी 160 क्वेश्चन आपके रेस्ट रहेंगे उत्तराखंड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन 40 नंबर जो हैं यही आपकी क्या मेरिट को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। तो इसमें जो एक दो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, ठीक है, यानी जुडिशियली प्लान का मतलब सीधा क्या हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या है उसको क्या है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से क्या कि जब कंट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना। तो 1772 की बात है, सदर निज़ामत अदालत, ठीक है ना। तो जो सदर निज़ामत अदालत है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जज हु वाज नोन एज, ठीक है ना। तो कहने मतलब जो जुडिशियल प्लान था 1772 का, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो बंगाल से क्या है एग्जीक्यूट होना शुरू होना था। तो उससे पहले बंगाल में जो सूबेदार थे या फिर जो उस समय 73 के आसपास जो उसमें राजा लोग थे, ठीक है ना, जो यानी जो मुग़ल बादशाह थे वो जैसे कंट्रोल कर रहे थे उन सब चीज़ों को, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। 1707 के बाद मुग़ल एकदम कमज़ोर हो गए थे और उनके जो संतानें थे रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, वो कहते से अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए क्या है बंगाल में जो हमारा बंगाल में था वहाँ पर हमारा क्या है बंगाल, उड़ीसा, जो भी बिहार वाला सेक्शन, इस सेक्शन में क्या है ब्रिटिश कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए क्या हुआ था ये सब चीज़ें उन्होंने बदलाई थी। तो ये कह रहा है कि इन जुडिशियल प्लान 1772 द सदर निज़ामत अदालत कंसिस्टेड ऑफ एन इंडियन जज हु वाज नोन एज, तो उसको क्या है दरोगाई अदालत कहा गया उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको क्या नॉर्मली अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत का ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। तो सदर निजाम के बारे में अपेक्स क्रिमिनल कोर्ट तक की अध्यक्षता एक भारतीय न्यायाधीश द्वारा की जाती थी जिसे दरोगा ए अदालत कहते थे। तो कहने मतलब इस समय आपको क्या है सदर निजाम का मतलब क्या हुआ, अपेक्स क्रिमिनल कोर्ट था, ठीक है। आपको पता है कोर्ट होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट को हम क्या सेशन कोर्ट भी कहते हैं आज के दौर में, ठीक है। उसकी अध्यक्षता एक भारतीय न्यायाधीश द्वारा की जाती थी जिसे दरोगा ए अदालत कहा जाता है। तो वही इसका आंसर था, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगला है, अब इसमें क्या लीगल ग्लॉसरी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। लीगल ग्लॉसरी क्वेश्चन क्या है इसमें, जो पहला है ये है एमिकस क्यूरियाई यानी न्यायालय का मित्र, ठीक है ना। तो एमिकस क्यूरियाई का मतलब क्या होता है, अब तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यायालय का मित्र से कहते हैं लेकिन बेसिकली पेपर में जब आएगा तो वहाँ पर आपको क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो एमिकस शब्द आपको और जगह मिलेगा, क्योंकि एमिकस मतलब होता है न्यायालय। ये लैटिन वर्ड है, कई जगह ग्रीस वर्ड है, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो आपको क्या है कन्फ्यूजन रहेगा। इसलिए आपको जब आप पहली बार पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि एमिकस क्यूरियाई है या फिर क्या है न्यायालय का मित्र है। इसलिए मैंने आपको हिंदी में भी लिखा है, जहाँ मुझे लगा कि हिंदी होनी चाहिए वहाँ मैंने हिंदी लिखी है इसमें, ठीक है। अ पर्सन दैट इज़ नॉट अ पार्टी टू अ लीगल केस बट असिस्ट द कोर्ट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। यानी ऐसा पर्सन जो क्या होता है नॉट अ पार्ट ऑफ अ लीगल केस, किसी भी लीगल पार्ट मतलब जैसे आप समझ गवाही देने जो लोग आते हैं, ठीक है, न्यायालय का मित्र जो गवाही देता है, बातों को बताता है, वो सब चीज़ें आएंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, इंडिपेंडेंट पार्टीज, डिसीजन एड्स, ठीक है ना। तो एक प्रकार के जो एमिकस क्यूरियाई होता है वो क्या होता है न्यायालय का मित्र होता है, फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। इसका जो मतलब पेपर में क्वेश्चन था कि एमिकस क्यूरियाई का जो ये मीनिंग है वो क्या होगा, ठीक है ना। मतलब सीधा इसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं कि मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे इसमें, ठीक है। तो आपके आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। लेकिन आपको इसे समझना कई बार क्या फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट ना लिख के, जैसे इसने लास्ट टाइम पेपर में लिखा था उसको मैं बता देता हूँ आपको। इसने फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट नहीं लिखा था, इसने लिखा अ प्लेंटिफ लिखा था, डिफिडेंट लिखा था, द कोर्ट लिखा था और नन ऑफ दीज लिखा था इसमें, ठीक है ना। तो जो प्लेंटिफ वर्ड है उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लेंटिफ का मीनिंग थोड़ा सा क्या है लीगल टर्म में अलग हो जाता है। लेकिन फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट आपको याद रखना है, तो मे भी क्या उसके नियर डेयर आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला जो है इसमें वह है रेस एस्पा लॉकिटर, ठीक है, रेस एस्पा लॉकिटर। रेस एस्पा लॉकिटर का मीनिंग क्या होगा,
ठीक है ना। तो इसका जो सीधा सीधा मीनिंग आता है हिंदी में वो आता है, इंग्लिश में जाता है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक है ना। शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी सबूत का बोझ बदलना, ठीक है ना। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होता है, यानी सिचुएशन के अनुसार जब चीज़ों को क्या है चेंज किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस स्पा लोक्यूटर कहते हैं इसको। तो रेस स्पा लिक्विटर का जो मीनिंग होता है मतलब पेपर में जो आता है ना, द मैक्सिम ऑफ रेस स्पा लिक्विटर डिनोट्स द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है ना, द थिंग स्पीक ऑफ इटसेल्फ, अ केस ऑफ नोबल इम्प्रिजन अकॉर्डिंग टू प्लीडिंग एंड प्रूफ, अ थिंग विच हैज़ नो ओनर, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर आएगा थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी जो खुद के बाद सबूत का बोझ कम करना, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ इसका आंसर है। इस तरह के आपको चीज़ें याद करनी है इसमें। अगला जो है इसको देख लेते हैं हम, ओबी जस इबी रेमिडियम, ठीक है ना। ओबी जस, आपको जो पहली बार इस चीज़ को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे उनको बहुत अजीब लगेगा, ठीक है ना। इसको ओबी, कई लोग से उबाई भी कहते हैं, उबाई जस या ओबी जस इबी रेमिडस, ठीक है, रेमिडियम। तो आपको अगर ये लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। ओबी जस्ट इबी रेमिडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, यानी जहाँ पर अधिकार होता है वहीं पर क्या होता है आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। वेयर अथॉरिटी एग्जिस्ट, जहाँ पर अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, देयर इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन, जहाँ पर क्या एक ना को दिए, वेयर अथॉरिटी एग्जिस्ट, जहाँ पर क्या अधिकार होते हैं, देयर इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन, वहाँ पर क्या होते हैं सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है अबेटमेंट मैंसिन लॉ, ठीक है, अबेटमेंट मैंसिन लॉ, MEANSIN मैंसिन लॉ, अबेटमेंट। अब अबेटमेंट का मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैंसिन लॉ तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या हल्का सा तुक्का कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली क्या है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को अंदर तक देखोगे तो और बढ़िया से होगा। तो इसका मतलब न्यूसेंस होता है, न्यूसेंस मतलब होता है मतलब झगड़ा शोर शराबा है, टैक्सेस रेंट एंड इवन विल्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूएशन या रिडक्शन या फिर क्या है सीजन ऑफ समथिंग, ठीक है, सम सीजन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। यानी किसी को सीजर्स करना या फिर डिसकॉन्टिन्यूएशन, मैंने कोई चीज़ अगर कंटिन्यू तो इसको क्या है अबेट कर देना, रोक देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना, रिडक्शन कर देना। तो ये सब इसके मीनिंग है। न्यूसेंस, टेक्स्ट, रेंट एंड एवर विल्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का जो लीगल प्रोसीडिंग होता है उसको क्या है डिसकंटिन्यू कर देना या रिडक्ट कर कम कर देना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ रेनवोई इज़ रिलेटेड टू, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि रेनवोई प्रिंसिपल किस रिलेटेड है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, बस सीधा सीधा आंसर है इसमें। रेनवोई पेपर में कई बार पूछता है, द प्रिंसिपल ऑफ रेनवोई इज रिलेटेड टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली डीलिंग विद सिचुएशंस वेयर कोर्ट मस्ट डिसाइड विच कंट्रीज लॉ ऑफ अप्लाई व्हेन देयर अ conflict between law of different countries या different location या different nation, ठीक है ना। तो ये सब इसके तरह रेनोई का मतलब क्या कहता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उम्मीद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो लगता है कि मतलब कर सकते हैं या हो सकता है या आप पढ़ सकते हैं इसको, तो आप मैसेज करना या कमेंट करना, तो इसमें आगे वाले जो बचते हैं इसमें उनको भी क्लियर करूँगा इसमें, ठीक है। इसमें 2 और करा देता हूँ मैं आपको। लेक्स कोशी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, वॉज प्रेजेंटेड बाई, तो ये अक्टूबर 1840 में प्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय थॉमस बैबिंगटन मैकाले। तो अब यहाँ पता लगा मैकाले का पूरा नाम क्या है, थॉमस बैबिंगटन मैकाले। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था, मैकाले का पूरा नाम क्या था, थॉमस बैबिंगटन मैकाले। विशेष रूप से अपराध साक्ष्य अनुबंधन से संबंधित कानूनों के संहिताकरण, यानी जो अपराध साक्ष्य होता है यानी जो एविडेंस एक्ट होता है बेसिकली, उसके साथ जो एविडेंस एक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है उनसे संबंधित कानूनों के संहिताबंध, हिंदू मुस्लिम लॉ कानून अलग है। अब इसमें क्या है, लेक्स एक सेकेंड है, जो लेक्स कोशी या लेक्स कोशी
रिपोर्ट जो है वॉज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो उसके बारे में तो बता दिया मैंने आपको इसमें। और हिंदू मुस्लिम लॉ इससे क्या रिलेटेड नहीं है, किससे, लेक्स कॉर्सी लॉ से हिंदू मुस्लिम लॉ रिप्रेजेंट नहीं, ये दोनों सेपरेट लॉ हैं, इनका संबंध इससे नहीं रहेगा, बाकी सारे लॉज के अंदर आएंगे, लेक्स कॉर्सी रिपोर्ट के अंदर आएंगे। तो ये 1840 में क्या है, मैकाले ने बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। तो देखो थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजिंग भी है, थोड़ा सा क्या है, मतलब ये वाला सेक्शन क्या थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है सिलेबस देख के, तो निश्चित है वो क्या है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मोरेटोरियम मीन्स क्या, मतलब क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन, ठीक है, मोरेटोरियम मीन्स क्या होता है, अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और लॉ अंटिल फर्दर कंसिडरेशन वारंट lifting the suspension or legally authorized period of delay in the performance of a legal obligation or the payment of debt, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो मोरेटोरियम एक क्या होती है, मोरेटोरियम मतलब एक टाइम पीरियड होता है, इसको हिंदी में अधिस्थगन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ समय के लिए उसको रोक देना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अधिस्थगन कहते हैं। तो मोरेटोरियम अवधि लोन क्या होता है, लोन भुगतान का अस्थायी निलंबन से है, जिसे आमतौर पर लोन दाता, लोन देने वाले द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जैसे बेसिकली आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपकी क्या है बढ़िया, आप लगातार क्या पे कर रहे हो या सब कुछ आप पैसा टाइम पे दे रहे हो, तो एक बार क्या हो, एक मंथ में आप नहीं दे पाए टाइम पे लोन का पैसा, तो वहाँ पर आपको आप मतलब कहने मतलब जो बेसिक जो व्यक्ति होता है, जैसे माना बात मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, किसी बैंक से लोन लिया और उसके बाद मैं लगातार किस्तें जमा कर रहा हूँ, लेकिन एक दो किस्त ऊपर नीचे हो गई या हम उस किस्त को नहीं दे पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बैंक से कि आपको क्या है, आप मुझे ये वाला बेनिफिट दो, इसकी आप अपील कर सकते हैं, मोरेटोरियम बेनिफिट्स की आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये आजकल क्योंकि देखो ये न्यूज़ में भी चलता रहता है, आप मतलब बैंक आपको रियायत दे सकता है, आपने देखा बहुत सारी मूवीज़ या बहुत सारी रील में आपने देखा होगा, बोलते हैं कि अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे या आपने 1-2 महीने की किस्त नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वाले आपके घर में धमकेंगे, वसूल करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, मोरेटोरियम मीन्स का मतलब करते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है मिसफेसेंस। मिसफेसेंस का एक मतलब होता है अपकरण, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत कार्य करता है उसको मिसफेसेंस कहते हैं। द एक्ट ऑफ इंगेजिंग इन अ एक्शन ड्यूटी बट फेलिंग टू परफॉर्मेंस या परफॉर्म द ड्यूटी करेक्टली। द एक्ट ऑफ इंगेजिंग इन एन एक्शन, ठीक है, एक ऐसा एक्ट जो आपको इंगेज करता है किसी भी एक्शन या ड्यूटी में, बट फेलिंग टू परफॉर्म द ड्यूटी करेक्ट, लेकिन तब भी आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। इट रेफर टू एन एक्शन दैट अनइंटेंशनल, जो क्या मतलब आप मतलब जैसे आप कोई ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, अचानक अब जैसे आप मतलब कांस्टेबल हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, आपने ड्यूटी बढ़िया से करी, आपकी ड्यूटी टाइम को समाप्त होने में 10 मिनट 5 मिनट है, आपने देखा सब कुछ ठीक चल रहा है, दूसरा व्यक्ति आ चुका है, आपने उसको वहाँ पर खड़ा कर दिया है, तब तक कोई मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है ना। तो आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन आपने 10 मिनट पहले जो वहाँ से आप हटे और उसके बाद जो कांड हुआ या कोई गाड़ी लटक गई या कोई इसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या है, जिम्मेदारी आपकी बनती है उस समय, ठीक है ना। तो मतलब इसमें आपको क्या है, इस तरह की चीज़ हो गई, यानी मिसफेसेंस का आप क्या कर सकते हो, जानपूर्वक गलत कार्य किया। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत कार्य करता है, आपको पता है कि 10 मिनट बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, तो 10 मिनट पहले चाय पीने का या बीड़ी पीने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या है, इस तरह की चीज़ें अपील की जाती है, ऐसे में केसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है रहेगा इसमें। इसको भी देख लेते हो, लास्ट का दिख रहा है आपको, ये वाला एजस डैम, ठीक है, जेनेरिस, ये पूरा नाम है, ठीक है, AJUSDM, एजस डैम जेनेरिस। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ही तरह का, ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर, ठीक है ना, व्हेन अ लिस्ट ऑफ 2 और मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आर फॉलोड बाय मोर जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी जब 1 और 2 क्या है स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आर फॉलोड बाय मोर जनरल डिस्क्रिप्शन, यानी जब इसको क्या कहते हैं, एजस डैम जेनरिक का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब मतलब कोई चीज़ एक ही जैसी होती है, एक ही नेचर की होती है, सेम काइंड एंड सेम नेचर की बात कर रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। और जितने मैं आपको बताया इसमें जो सबकी जगह पहली लाइन जो लिखी गई है वही सारे इसके आंसर हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या समझना है, अगर आप इसे समझोगे नहीं, रटोगे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी से आगे अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो ठीक लगा, आपको लगता है कि 27 तारीख के एग्ज़ाम में काम करेगा, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको क्या है आगे के वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।